हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और जैसे कि आपने थंबनेल पर अभी देखा ही, इस वीडियो में आज हम अपना क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। मैंने हर एक टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो जो थी वो थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली यूनिफाइड। इस पर हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि इटली में भी एक लंबा इतिहास रहा है उसके पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, जर्मनी की तरह ही। यानी जैसे कि जर्मनी में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थे, सेम उसी तरीके से इटली में भी ऐसे ही हालात रहे। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप एक तरह से फ्यूजन लिख सकते हो, यानी कि वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक टुकड़े थे जहाँ पर अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, तो इससे आगे हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि इटली मेनली 7 राज्यों में बटा हुआ है। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, ओनली वन सार्डिनियन पाइडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जिसमें हमने देखा था कि सार्डिनिया पाइडमोंट उन 7 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य ही ऐसा है, यानी सार्डिनिया पाइडमोंट 7 राज्यों में से सिर्फ एक ही राज्य ऐसा था जहाँ पर जो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी इस पर इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा शासक किया जाता था। सार्डिनिया पाइडमोंट राज्य का रूलर कौन था? बताइए। हाँ, इसका रूलर था, आपके यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। इतना हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया था। और एक चीज़ और थी जो इम्पोर्टेंट थी। हाँ, इन 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी कि जब अंत में सब कुछ होने के बाद इटली यूनिफिकेशन हो गया था, यानी इटली का एकीकरण, यानी सभी जो अलग अलग वहाँ पर टुकड़े हुए थे, पॉलिटिकल अलग अलग कल्चर थे, वो सभी इकट्ठा हो गए थे, तब विक्टर इमैनुअल सेकंड को ही पूरे इटली का किंग बना दिया गया था। डेट का कौन सी थी? 1861, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इतना तो हमने इसको रिवाइज कर लिया। बाकी की डिटेल तो मैंने इस टॉपिक में पूरी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का अपना टॉपिक देखते हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की अजीब दास्तां। हाँ भाई, अब आपको सबको अपनी दास्तां याद आने लगी होगी। अपनी दास्तान छोड़कर ब्रिटेन की दास्तान पढ़ते हैं। चलिए देखिए, टॉपिक तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आएगा। सिर्फ हाथ में एक एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और साथ में एक पेंसिल को मुंह में मत डालना, लिखने के लिए इसे इस्तेमाल भी कर लेना। ठीक है। और हाँ, एक बात और, इस टॉपिक के और प्रीवियस वीडियो में जितने मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उनके सभी के मैंने शॉर्ट आपके लिए क्विक रिवीजन, एक तरह से कुछ पॉइंट्स है जो टॉपिक से ही बनाकर एक तरह से नोट्स के तौर पर आप कह सकते हो, वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप चाहे तो उनको अपने, जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको एक अलग नोटबुक बना ले उसमें नोट्स के लिए, ताकि एग्जाम के समय आपके रिवीजन के लिए काम आए। तो चलिए, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया है, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी आप इसे कह सकते हो। अभी तक तुमने जर्मनी इटली के बारे में पढ़ लिया, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इसका मतलब क्या है? जो राष्ट्र या फिर राष्ट्र राज्य के निर्माण का एक तरह से मॉडल था, वो सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, कुछ बड़े जो विद्वान थे उन्होंने एक तर्क दिया है कि एक राष्ट्र का या फिर एक राष्ट्र के राज्य का जो एक मॉडल हो सकता है वो है इसका ग्रेट ब्रिटेन। ये कुछ वहाँ के विद्वानों ने तर्क दिए। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, was not the result of a sudden upheaval or revolution। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जो फॉर्मेशन था नेशन स्टेट का, यानी राष्ट्र के राज्य निर्माण का, वो एक तरह से एक सडन अपीवल, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक अचानक हुई कोई उथल पुथल या फिर कोई क्रांति का परिणाम नहीं था ब्रिटेन में। मतलब कि राष्ट्र राज्य जो वहाँ पर निर्माण था, कोई अचानक हुई एक तरह से मूवमेंट या फिर उथल पुथल या फिर कोई क्रांति का एक तरह से अचानक परिणाम नहीं था। वहाँ पर बहुत चीज़ें हुई जो हम देखेंगे। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस,
मतलब कि यह एक बहुत सारे प्रोसेस का रिजल्ट रहा है, यानी बहुत चीज़ें वहाँ पर घटनाएं घटित हुई जिसके कारण यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो पाया। वे कौन कौन सी चीज़ें थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर वर नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि वहाँ पर 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन यानी कोई ब्रिटिश राष्ट्र था ही नहीं। हाँ, 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र के नाम का कोई ऐसा वहाँ पर चीज़ नहीं थी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इजलेस वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और ईरिश। अब इसका मतलब क्या है, जो प्राइमरी यानी एक तरह से मुख्य पहचान थी ब्रिटिश के लोगों की जो वहाँ पर रहते थे ब्रिटिश में, क्योंकि 18वीं शताब्दी से पहले उसका ब्रिटिश नाम नहीं पड़ा था, लेकिन हम उसे अब ऐसे ही रिकमेंड करके चलेंगे कि वहाँ पर जो ब्रिटिश में लोग रह रहे थे उनकी जो मुख्य पहचान थी वो किन लोगों की, सच एज इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट और ईरिश लोगों की जो मुख्य पहचान थी वो थी उनके एथनिक वंश, यानी उनके एक तरह से समुदाय के जो लोग थे उनके, उनका समुदाय ही, उनका वर्ग ही उनकी लोगों की मुख्य पहचान थी। जैसे कि हमारे पे यहाँ पर कास्ट सिस्टम होता है ना, सेम उसी तरीके से ये भी कुछ है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जैसे कि आप जानते हो, थोड़ा रिलेट करके पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर। जो सभी एथनिक ग्रुप से यानी एक तरह से समुदाय के ग्रुप, एक तरह से अलग अलग समुदाय, अलग अलग भिन्न जातियों के लोग, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। उन सभी के खुद के उन कल्चर थे, यानी खुद की संस्कृति थी एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, और उनके कुछ अपने ही संस्कार थे, पुराने पारंपरिक संस्कार थे, ठीक है। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, अब देखिए, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of Ireland. अब जब इंग्लिश नेशन, जो ये ब्रिटिश है, इंग्लिश राष्ट्र है, स्टीडली ग्रीन वेल्थ, जब वो अपने संपत्ति में, उसमें ताकत उसकी एक तरह से बढ़ गई, उसकी इंपोर्टेंस बढ़ गई, यानी कि उसने अपने जनजीवन में सुधार कर लिया। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ आइलैंड, यानी उसने अपनी ताकतें बढ़ने के बाद जब वो वेल्थ हो गया, यानी तंदुरुस्त राष्ट्र एक तरह से बन गया, उसने क्या किया, उसने जो आइलैंड के अदर राष्ट्र थे उन पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। इन पर एक तरह से होता है ना, किसी पर ताकत आ जाती है तो अपनी धौंस दूसरों पर जमाने लगता है, सेम ये भी वही चीज़ है, ठीक है। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as its center came to be formed. अब होता क्या है, अब इंग्लिश पार्लियामेंट यानी कि जो इंग्लिश की संसद थी, अंग्रेजों की संसद एक तरह से, विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, जिसने वहाँ के शासक से ताकत छीन ली थी। सीज्ड पावर का मतलब ताकत छीन ली थी 1688 में। अब एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो वहाँ पर लोकतांत्रिकता आती है, डेमोक्रेसी आती है, यानी मोनार्की वहाँ पर खत्म हो जाती है। तो 1688 में होता क्या है, वो अपने वहाँ के मोनार्की से ताकत छीन लेता है। एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के बाद, मतलब कि बहुत ही तनाव और संघर्ष के बाद, वो अपने वहाँ के शासक से ताकतें छीनने के बाद होता क्या है, वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एज इट सेंसर, यानी कि ये एक तरह से मोनार्की से ताकत छीनने के बाद ये उसका एक तरह से वेपन बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसके जरिए उसने क्या किया, थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एज इट सेंटर, उसने इंग्लैंड एक राष्ट्र का निर्माण किया एज इट सेंटर, यानी पूरे ब्रिटिश जो एक तरह से वो निर्माण करना चाहते थे उसका उन्होंने इंग्लैंड को एक तरह से माध्यमिक केंद्र बना दिया था। केम टू बी फोर्ड, लेकिन वो पता चला कि वो एक तरह से जाली रूप में उन्होंने वहां पर बनाया है। अब आगे क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। अब एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी टर्म आती है, द एक्ट ऑफ यूनियन। एग्जाम में इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है हमको। द एक्ट ऑफ यूनियन यानी जो 1707 में उन्होंने एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया जिसमें इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एक फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये एक तरह से संधि का गठन करते हैं। कौन कौन, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ये हमारा पैरा एक तरह से इसको समझकर चलना है, ठीक है। तो 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाते हैं, एक संधि करते हैं जिसका नाम
ये देते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका मतलब है मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। यहाँ पर इंग्लैंड देखिए कैसे चालाकी कर स्कॉटलैंड को अपने नीचे दबाता है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दोनों ने मिलकर एक संधि की थी जिसका इन्होंने नाम दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसने एक राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से वहाँ पर जो स्कॉटलैंड था उस पर अपना इन्फ्लुएंस आधिपत्य धौस एक तरह से जमानी शुरू कर दी एक्ट में, ठीक है। अब होता गया द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। अब चूंकि इंग्लैंड को एक तरह से ब्रिटिशों का एक तरह से माध्यमिक केंद्र स्थापित कर दिया गया था, अब होता क्या है द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ, यानी भविष्य में जो ब्रिटिश संसद थी उसमें इंग्लिश मेंबर्स को डोमिनेटेड कर दिया गया, यानी वहाँ पर जो अंग्रेजों की संख्या थी यानी अंग्रेजों के जो कर्मचारी थे संसद में उनकी संख्या तो मेजोरिटी में आ गई थी हैंसफोर्थ यानी भविष्य में। लेकिन द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब हो ये जो अपने अंग्रेजों की संसद में भी अपने ही लोग बढ़ा रहे थे, उसका परिणाम क्या होता है द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी, यानी जो ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ थी ब्रिटिश लोगों की, मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्ट कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब वो क्या करते हैं अपने ब्रिटिश आइडेंटिटी से यानी अपनी संसद में अपने लोग लाकर स्कॉटलैंड के जो अलग अलग कल्चर थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे यानी राजनीतिक संस्थाएं थी, संस्कृति थी, उन सभी को उनका दमन करना शुरू कर देते थे। जैसे कि मैंने बताया वो अभी स्कॉटलैंड को यहाँ पर उन्होंने दबाना शुरू कर दिया है। होता है ना जहाँ पर भी मेजोरिटी होती है वहाँ पर माइनॉरिटी को एक तरह से दमन होता ही है। अब ये बहुत चालाकी से स्कॉटलैंड को दबाएगा, देखिए कैसे। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स, द कैथोलिक क्लान्स यानी कैथोलिक ही कोई एक तरह से समुदाय का ग्रुप, समुदाय आपको यहाँ बताया गया है एक अलग भिन्न जाति का समुदाय ग्रुप जहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे, उनको एक तरह से कैथोलिक ग्रुप है, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन whenever they attempted to assert their independence, यानी जब भी वे अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ उठाते थे उन्हें एक रिप्रेशन यानी उनका बहुत ही एक तरह से उनका दमन किया जाता था, यानी ना अपना ही दमन झेलना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि मेजोरिटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में की थी वो इंग्लिश के अंग्रेजों की थी। और जब भी वे अपनी स्वतंत्रता की मांग करते थे स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो लोग रहते थे वहाँ पर उनका दमन किया जाता था, यानी कि मांगों को दबाया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फोरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। अब इतना बुरा हाल हो गया था इन बेचारों का, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे वो अपनी भाषा ही बोलना भूल गए थे। अब उनका इतना बुरा हाल हो गया था वहाँ पर, वो बेचारे कुछ दिनों में अपनी भाषा भी बोलना भूल गए। देखिए कितना ही एक संधि में एक तरह से द एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर चालाकी से कैसे कैसे उस पर कब्जा किया। अब आप समझ सकते हो कुछ दिनों में स्कॉटिश हाईलैंडर्स की जो भाषा थी गैलिक लैंग्वेज, बड़ी अच्छी सी स्पेलिंग है, आप एग्जाम तक तो भूल ही जाओगे, GEGAELIC गैलिक लैंग्वेज वो अपना भूलना उन्होंने एक तरह से शुरू कर दिया, यानी वो भूल ही गए थे। और वियर देयर नेशनल ड्रेसेस, और अपने जो उनकी पुरानी पोशाक थी यानी उनकी संस्कृति की पहचान थी उसको भी वो पहनना भूल गए थे, यानी वो अपनी संस्कृति की तरह से भूलते जा रहे थे, उतना उन लोगों का दमन हो गया था। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत एक बड़ी संख्या में अपने वहाँ पर जो स्कॉटिश लोगों की संख्या थी उनको उनके घर से ही होमलैंड से धक्का दे दिया गया, उनको जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया। अब आगे क्या होता है, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब बेचारे आयरलैंड का भी यही हश्र होता है, सिमिलर फेट मतलब यही हाल हुआ, उससे भी यही रिजल्ट हुआ। अब ये कैसे हुआ अभी देखेंगे हम। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है, आयरलैंड, इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इंटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, यानी यहाँ पर एक दो समुदाय के वर्ग भिन्न जाति के एक तरह से लोग हैं जिन्हें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट एक तरह होता है ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, आप ऐसे ही इनको भी समझ सकते हो, यानी वो डीपली डिवाइडेड था कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। जैसे हम यहाँ हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग भिन्न जातियों में इंडिया आप जानते हो एक बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर हमारे अलग अलग धर्मों की, जो कि हमारे राष्ट्र की पहचान है, आप सभी जानते ही होंगे। सेम इसी तरीके से इटली में भी ऐसा ही कुछ था जहाँ पर वो एक कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो ग्रुप में डीपली डिवाइडेड था। द इंग्लिश
helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over the largely Catholic country. अब ये बेचारा स्कॉटलैंड पर कब्जा करने के बाद ये चुप तो बैठा नहीं, जो इंग्लिश लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पर भी कब्जा किया है, आप जानते ही हो। तो इसका शुरुआत से ही शायद ये प्लान रहा है कि दूसरे देशों पर इसे कब्जा करना है। तो ये क्या करता है, ये आयरलैंड पे जो दो समुदाय के लोग थे, उन दो समुदाय के लोगों में से एक समुदाय के लोगों को भड़काना शुरू कर देता है, जो कि राजनीति का एक हिस्सा होता ही है। अब आप खुद मैच्योर हो गए हो, अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेकर समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या करता है, वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में से प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक्स के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, जो आगे कंट्री थी, और आयरिश उनका डोमिनेंस भी एक तरह से बनाना शुरू कर देते हैं, यानी मेजोरिटी में आ जाती है, उनकी ताकत कैथोलिक्स से बढ़ा दी जाती है। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और जब ये बेचारे विद्रोह करते थे ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, तो उनके जो विद्रोह था उसको वो दबा दिया जाता था, यानी इसकी आवाज़ उठने से पहले ही बेचारों की आवाज़ दबा दी जाती थी। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टन, आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट यानी एक हारे हुए विद्रोह के बाद, यानी जो वोल्फ टन ने एक विद्रोह उठाया होगा और वो उसे भी हार गए थे, हारे हुए विद्रोह के बाद, एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन 1798 में 1798 में यूनाइटेड इरिशमैन में एक तरह से वोल्फ टन वहाँ के व्यक्ति थे जिन्होंने एक हारा हुआ विद्रोह, यानी वो विद्रोह उठाया होगा, उसमें हार गए होंगे। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। आयरलैंड को जबरदस्ती इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हो शामिल किया गया इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801, उसको जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम इन 1801 में शामिल कर लिया गया, यानी एक तरह से अपने अधिकृत उसको कर लिया गया। अब आगे क्या होता है, अब न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, यानी अब एक न्यू ब्रिटिश यानी एक ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश राष्ट्र निर्माण किया जाता है थ्रू प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, जिस पर थ्रू यानी इंग्लिश कल्चर के दबाव से एक ब्रिटिश राष्ट्र वहाँ पर बनाया जाता है। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, यानी अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन यहाँ पर हो गया है। अब उसमें मेन चीज़ें क्या थी जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इनको आप याद करेंगे। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब नई ब्रिटेन का जो सिंबल था वो क्या था, ब्रिटिश फ्लैग, जो कि एक राष्ट्र की पहचान क्या होती है, इसका झंडा, फ्लैग, यूनियन जैक। अब ब्रिटिश फ्लैग यहाँ पर क्या है, यूनियन जैक। अरे भाई इसको जरूर याद करना, ठीक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यूनियन जैक तो आप इसको रटी लो, यूनियन जैक न्यू ब्रिटेन का नया ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया यूनिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि अब उसने इतने सभी लोगों पर दमन यानी उनका सप्रेशन किया था, तो उसका ब्रिटिश राष्ट्र तो निर्माण होना ही था। निर्माण होने के शुरुआत स्टार्टिंग में ही वहाँ पर अब झंडा भी बनना था ब्रिटिश का, जो कि नाम दिया गया है यूनियन जैक। द नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, और नेशनल एंथम भी बनाई गई, जिस नेशनल एंथम का नाम है गॉड सेव अवर नोबल किंग। नेशनल एंथम को आप ऐसे याद कर सकते हो, GSONK। अब इसको गसोन जैसे भी आप कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाकर याद करना चाहते हो कर लीजिए, GSONK, यानी कि गॉड सेव आवर नेशनल किंग, सॉरी आवर नोबल किंग। वहाँ पर नेशनल एंथम बनाई गई। इंग्लिश लैंग्वेज और राष्ट्र की जो एक तरह से मातृभाषा होती है उसको इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर रखा गया। जैसे हमारे यहाँ हिंदी अवर एक्टिवली प्रोमोटेड, उसको बड़े जोर जोर से उसमें सभी लोगों पर थोपा गया, इसका बहुत जोरों जोरों से प्रचार किया गया। एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द ईस्ट यूनियन। और जो वहाँ पर पुराने समय से वहाँ पर उस राष्ट्र पे जो लोग रह रहे थे, यानी उस एरिया में जो लोग रह रहे थे रीजन्स में, उनको एक तरह से सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, उनको एक तरह से पार्टनर के तौर पर वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी गई। मैंने कहा था ना बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। अब मैं जानता नहीं कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया नहीं आया, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। बाकी की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बस आपको उसको खुद से रिवाइज कर लेना है 5 मिनट, और हमारा ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है। और इससे अगला जो टॉपिक है हमारा विजुअलाइजेशन। अब चूंकि एक नेशन का निर्माण हो चुका है, अब उसको विजुअलाइजिंग करेंगे अगले ही वीडियो में। तब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।